Welcome. In today's lecture, we are going to talk about English romantic poet William Wordsworth and his poetic works. So BA फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर में जो वर्ड्सवर्थ की पोएम प्रिस्क्राइब की गई हैं वो हैं द स्टोलन बोट, द वर्ड इज़ टू मच विद अस एंड 3 years she grew. But before we talk about the poems of Wordsworth, we need to discuss the background of the poet. पोइम शुरू करने से पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं तो कुछ एक सवाल हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, जैसे कि हु रोट दिस पोइम, वाई इट वॉज रिटन, व्हेन इट वॉज रिटन। ओके, इन सभी सवालों को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पोइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ें। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। देखिए, लिटरेरी हिस्ट्री को डिफरेंट एजेस में डिवाइड कर दिया गया है कन्वीनियंस के लिए। ओके, अब हर एक एज की अपनी एक खास विशेषता हुआ करती थी। अब वर्ड्सवर्थ जो थे वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। रोमांटिक एज की क्या क्या विशेषताएं थी ये हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, रोमांटिक एज में जो एलिमेंट ख़ास तौर पर पाए जाते थे वो थे मिस्ट्री, यानी कि रहस्य। उस वक्त जो भी लिटरेरी वर्क कंपोज होता था उसमें आपको कहीं ना कहीं मिस्ट्री एलिमेंट ज़रूर दिख जाता था। बियॉन्ड रियलिटी, यानी कि जो कि सच्चाई से परे है। इमेजिनेशन, बहुत ही इमेजिनेशन का भरपूर यूज़ होता था और रियलिटी से हट कर कुछ चीज़ें लिखी जाती थी। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एस.टी. कॉलरिज की राइटिंग्स में। ओके, लव फॉर नेचर। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की जब बात आती है तो उन्हें एक नेचर पोइट कहा जाता है। तो लव फॉर नेचर जो एलिमेंट है ये आपको वर्ड्सवर्थ की पोइम्स में देखने को मिलेगा। जब हम पोइम्स पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा इमोशंस एंड पैशन, ये कुछ मेजर एलिमेंट्स थे जो कि रोमांटिक एरा की विशेषता बताते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये ऑगस्टन एज से किस तरह से डिफरेंट थी। देखिए, रोमांटिक एज आने से पहले ऑगस्टन एज थी। ओके, अब ऑगस्टन एज में जो भी पोइटिक वर्क कंपोज किए जाते थे वो प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस थे, या जो भी लिटरेरी वर्क थे वो प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस थे, यानी कि दिमाग से लिखा हुआ काम था। यहाँ इमोशंस और फीलिंग्स का बहुत ही कम यूज़ हुआ करता था। इसी वजह से वो वर्क जो थे वो आर्टिफिशियल थे, क्योंकि सोच समझ कर की गई चीज़ें हमेशा आर्टिफिशियल होती है, राइट। अब आर्टिफिशियल होने के साथ साथ वो सुपरफिशियल भी थी। सुपरफिशियल से आप क्या समझते हैं? जो चीज़ें सिर्फ ऊपरी तौर पर खूबसूरत लगें वो सुपरफिशियल होती हैं, उनमें बहुत डीप इमोशंस या फीलिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये थी ऑगस्टन एज की क्वालिटीज़। अब ऑगस्टन एज का जो लिटरेचर है वो रोमांटिक एज से बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो रोमांटिक एज आते आते धीरे धीरे पोइट्स ने फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशन का भरपूर यूज़ करना शुरू कर दिया। इसमें नेचुरल एलिमेंट्स ज़्यादा थे, यानी कि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें जितनी ज़्यादा नेचर के क्लोज होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होती हैं, राइट। तो इस टाइम पे जितना भी लिटरेरी वर्क कंपोज हुआ था उसमें आपको नेचुरल एलिमेंट्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही साथ जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते थे वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती थी, जो कि कॉमन मैन की लैंग्वेज है, जो समझने में बहुत ही आसान हुआ करती थी। और कॉमन लैंग्वेज होने की वजह से वो क्लोज टू हार्ट भी थी। अब कॉमन लैंग्वेज होने के साथ साथ जो पोइम में यूज़ होने वाले सब्जेक्ट मैटर था वो भी वो रस्टिक लाइफ से उठाकर लिख देते थे, यानी कि कॉमन लाइफ जो थी, आम दुनिया जो है, उसी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाकर उसी पर कंपोज करके लिख दिया जाता था। तो ये है ऑगस्टन एज और रोमांटिक एज में जो डिफरेंस है वो हमने अभी देखा। अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। देखिए, ही वॉज बोर्न इन 1770। उनका जन्म जो हुआ 1770 में हुआ। कहाँ हुआ था? कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में। ओके, अकॉर्डिंग टू हिज मदर ही वॉज मूडी एंड वायलेंट। उनकी मदर का मानना था कि वो एक मूडी और एक वायलेंट बच्चे थे। जब वो 8 साल के हुए तब उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी और उसके 6 साल बाद ही उनके फादर भी एक्सपायर हो गए। एज ए रिजल्ट ही बिकेम ऑर्फन। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? ही वॉज टेकन इन चार्ज बाय हिज रिलेटिव्स। अब उसके बाद उनकी जो पालन पोषण का जिम्मा था वो उनके रिलेटिव्स ने उठाया। अब उनकी स्कूलिंग के बारे में हम देखते हैं। तो उनकी अर्ली जो स्कूलिंग थी वो हॉकशील्ड स्कूल से हुई थी। ये जो स्कूल था वो बहुत ही खूबसूरत
नेचुरल एटमॉस्फेयर जहाँ पे देखने को मिलता था, ऐसी जगह पर सिचुएटेड था। ओके, और ये एक मेजर फैक्टर है उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का। वर्ड्सवर्थ की जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई थी वो इसी सराउंडिंग के कारण हुई थी, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने आसपास ऑर्डिनरी लाइफ देखी थी, रस्टिक लाइफ देखी थी। तो वही एलिमेंट उनकी पोइट्री में भी हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात जो थी, दैट ही वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नेचर रादर देन बुक्स। अब उनको जो था नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बुक्स के बजाय। वो समझते थे कि जो नेचर है वो हमें पढ़ाने में ज़्यादा सक्षम है बजाय बुक किताबों के। अब वो जो वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर पोइट थे। उनका मानना था नेचर 3 रोल प्ले करती हैं, एक मदर का भी, एक टीचर का भी और एक गाइड का भी। तो उनके लिए मदर और टीचर जो थी वो उनके लिए नेचर ही थी, और बुक्स में उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट हुआ करता था। अब धीरे धीरे उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई कैम्ब्रिज में 1787 में। यहाँ आने पर भी उनका सेम ही बिहेवियर था, लाइक उन्हें बुक्स बहुत कम पसंद थी। दैट इज़ वाई ही वॉज एन ऑर्डिनरी स्कॉलर। उनको सिर्फ वेकेशंस का वेट इसलिए रहता था ताकि वो वापस जाकर अपनी उसी हम्बल लाइफ में वापस रह सके। ओके, अब एक और मेजर इंसिडेंट उनकी लाइफ के जो थे वो थे उनकी विजिट्स टू फ्रांस। उन्होंने 2 बार फ्रांस का टूर किया था, 1790 में और दूसरी बार 1791 में। ये कि वो जो दौर था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम था, और विलियम वर्ड्सवर्थ भी उससे अछूते नहीं थे। वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और वो रिपब्लिकन व्यूज़ मानने लगे थे। बट धीरे धीरे कुछ सिचुएशन नेपोलियन के आने के बाद उनका व्यू फिर से चेंज हो गया और वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से बढ़ गए। अब आती है उनकी एज जब तक 30 हो चुकी थी, इस समय तक आते आते भी उनके पास किसी तरह का बहुत ज़्यादा मनी या कोई एम या कोई फिक्स ऑक्यूपेशन नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि 30 के होने तक भी वो विदाउट मनी, विदाउट एम और विदाउट ऑक्यूपेशन थे। फिर उनकी लाइफ में एक टर्न आता है। उनकी एक फ्रेंड रेज़ले कैल्वर्ट, जो कि किसी डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, उनकी कुछ 100 पाउंड्स की उन्होंने उनको लेगेसी छोड़ी और उनको रिक्वेस्ट किया दैट ही शुड गिव हिज लाइफ टू पोइट्री। अब वर्ड्सवर्थ ने उनकी एडवाइस मानते हुए फिर से पोइट्री की तरफ अपना रुख किया। इसी का रिजल्ट था कि लास्ट हाफ सेंचुरी जो उनकी लाइफ की थी, ही रिटायर्ड टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड लिव्ड एट ग्रेसमेयर एंड रिडल माउंट। अब वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो अब बाकी बचा हुआ टाइम था वो वहाँ बिताया, क्लोज टू नेचर। नेचर के क्लोज रहते हुए उनको पोइटिक इंस्पिरेशंस भी मिलती रही और उन्होंने वहाँ पर पोइटिक वर्क्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। शुरू में जो उनकी पोइट्री थी वो मर्सीलेसली रिडिक्यूल की जाती थी क्रिटिक्स के द्वारा, यानी कि शुरुआत में उन्हें बिल्कुल भी एडमायर नहीं किया गया था क्रिटिक्स के द्वारा। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ही वॉज हेल्ड बाय क्रिटिक्स। अब धीरे धीरे उनके जो वर्क्स थे वो फेमस होने लगे और क्रिटिक्स भी उनके वर्क्स की प्रशंसा करने लगे। इसी का एक रिजल्ट ये था कि ही वॉज मेड पोइट लॉरेट इन 1843। उनको पोइट लॉरेट की उपाधि दी गई थी 1843 में। अब 80 एज में आते आते उनका डेथ हो गया था। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 1850। 1850 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम देखते हैं उनकी मेजर वर्क्स। ऑल्दो उन्होंने बहुत से पोइटिक वर्क्स कंपोज किए थे, बट कुछ एक हैं जिनका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जैसे कि द एक्सकर्शन, लिरिकल बैलेट्स। ये बहुत ही फेमस वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि इन्होंने एस टी कॉलरिज के साथ कोलेबोरेशन में लिखा था। अब एस टी कॉलरिज का जो मेजर रोल था वो था सुपर नेचुरल जो पोइम्स उन्होंने लिखी थी वो लिरिकल बैलेड में थी, और जो नेचर की थीम पे लिखी गई पोइम्स थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी। और द प्रिल्यूड, ये जो वर्क है ये बहुत ही फेमस उनका एक वर्क माना जाता है, और इस वर्क को कंपोज करने के पीछे उनका एम था कि वो एक एपिक क्रिएट करना चाहते थे, लिखना चाहते थे, जैसे कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया था। इसको इन्होंने सबटाइटल दिया था द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, जो आप सबटाइटल से समझ सकते हैं कि ये जो है वो एक फ़िलोसॉफिकल पोइम है, यानी कि उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ था पोइट का, उसी के बारे में इसमें
चर्चा की गई है या उसको पोइटिक फॉर्म में आपके सामने लिखा गया है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया है। इसमें वो बहुत से अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, बहुत से चाइल्डहुड इंसिडेंट्स का जिक्र करते हैं। कुछ एक उनमें से फैक्ट्स हैं और कुछ फिक्शन भी है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहा गया है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है क्योंकि जो कि रोमांटिक एज में काफ़ी पॉपुलर था। और स्टोलन बोट जो हमारी पोएम प्रेस्क्राइब्ड है वो इसी प्रिल्यूड का एक पार्ट है। द स्टोलन बोट जो इंसिडेंट था वो उनके बचपन की किसी याद से जुड़ा हुआ था। उन्होंने पोइटिक फॉर्म में उसे लिखते हुए द प्रिल्यूड में इंक्लूड किया है और इसे हमारी सिलेबस में द स्टोलन बोट पोएम के फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम द स्टोलन बोट को डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।